प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। इसी नाते कहा गया है कि जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निजात पाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। साथ ही साथ आपसे निश्चित रूप से यही आशा की जाती है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यकीन मानिए यह सेशन आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। पहला प्रश्न ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? विकल्प दिए गए हैं 16 नवंबर, दूसरा दिया गया 12 नवंबर, तीसरा दिया गया 11 नवंबर और चौथा दिया गया है 15 नवंबर। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अधिनियम 1965 के आधार पर 1966 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यहां से पूछा जाता है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 28 सदस्य, साथ ही साथ अध्यक्ष जो होते हैं ये इनका सदस्यों की संख्या होती है। यहां से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इनके सदस्यों के जब चुनाव अध्यक्ष का होता है तो कौन कौन प्रतिभाग करता है, तो 28 सदस्य ये प्रतिभाग करते हैं। साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष प्रतिभाग करते हैं, और राज्यसभा के सभापति भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। यहां से एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान वर्तमान में कितना है, तो 150 है। कितना है? 150 है। यहीं से पूछा जाता है कि प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। दो प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था, तो 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह किसके द्वारा समाप्त किया गया या रद्द किया गया, तो लॉर्ड रीपन के द्वारा 1882 ईस्वी में इसे रद्द किया गया या समाप्त किया गया। अब अन्य विकल्पों के बारे में भी देख ले यहां क्विक रिवीजन के रूप में। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगर 11 नवंबर की बात कर लें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की स्मृति में मनाया जाता है। और 15 नवंबर के बारे में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, साथ ही साथ झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। यहां एक प्रश्न और भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो यहां ध्यान रखना है रंजना प्रकाश देसाई जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में हैं। भारतीय प्रेस परिषद जो है इसका कार्य क्या है, तो समाचार पत्रों का मानक तय करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह भी ध्यान रखना है। यहां देखिए आपको दिया गया है एक पिक्चर के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में आइए अगला प्रश्न देख लें। यहां से भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। देखिए दिया गया हाल ही में किस राज्य में पंचायत अधिसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया। अब यहां
पंचायतों से लगभग सारे जो परीक्षाएं होती हैं वहां से लगभग प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग पंचायतों से लगभग बनने वाले सारे प्रश्नों को देख लेंगे, और यहां से जब भी प्रश्न पंचायत से बनेगा तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। यहां देखिए, पहला दिया गया राज्य के रूप में राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा दिया गया है केरल। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश के शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला है, यहां शहडोल जिला से राष्ट्रपति महोदया द्वारा यह लागू किया गया है, पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया, जिसे पैसा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर ले पंचायतों से, तो आप जरूर ध्यान रखें कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में वर्णित है और अनुच्छेद 40 में वर्णित है। पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न पूछ जाता है कि पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 के आधार पर पंचायतों का गठन के लिए भाग 9 को जोड़ा गया, साथ ही साथ अनुसूची 11 जो है यह किससे संबंधित है, पंचायतों के गठन से संबंधित है, और भाग 9 किससे संबंधित है, यह पंचायतों से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू हुई। तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। और दूसरा राज्य कौन था, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य के रूप में था। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहां से संबंधित पंचायतों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं। अगर आइए एक सूची के माध्यम से देख लें। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब आई थी, और साथ ही साथ पंचायतों का क्रम दे देता है कि कौन सी रिपोर्ट किस सन में आया था, आप मैच करना होता है। तो यह देखिए कुछ दिए गया है समितियों के बारे में। जैसे अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता की समिति, तो यह त्रिस्तरीय पंचायत का रिपोर्ट किसके आधार पर दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता के आधार पर। और कब दिया गया था, तो 1957 में। अगर हम बात करें अशोक मेहता समिति की, तो यह द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो अशोक मेहता के द्वारा की गई थी, और 1977 ईस्वी में आया था। जबकि GVK राव समिति जो है यह 1985 ईस्वी में आया था, और LM सिंघवी समिति जो है 1986 ईस्वी में आया था, और PK थुंगन समिति 1989 ईस्वी में आया था। यहां से पंचायतों से पूछा जाता है कि वर्तमान में जो पंचायत है इसमें कितने विषय हैं। तो आप ध्यान रखना है कि वर्तमान में पंचायतों में 29 विषय हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पंचायतों से ही कि पंचायतों में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और यहां ध्यान रखना है कि पंचायत जो पेशा अधिनियम है भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में लागू है, तो वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आपको मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश चर्चा में बना है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप जरूर याद रखें कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, और मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर की सूची में शामिल किया गया है। और 17वां प्रवासी भारतीय
17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा, जो कि 2023 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया जाना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो आप याद रखें, मांडला जो जिला है भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला है। इसी क्रम में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो आप याद रखेंगे बुरहानपुर है, जो कि कहां से संबंधित है? या मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा है कूनो नेशनल पार्क। आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए गए। तो कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं, जिसमें एक मादा का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आशा रखा गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 को किस संस्थान ने प्रारंभ किया? अब यहां देखिए दिया गया है कि डिजिटल शक्ति अभियान पूछा जा सकता है कि डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किस मंत्रालय की पहल है या किस संस्थान की पहल है? तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। पहला दिया गया है नीति आयोग, दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, चौथा दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले यह जाने कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका जो है डिजिटल रूप से महिलाओं को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो अधिनियम जरूर याद रखें, किस अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया था? अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें, प्रश्न पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? तो आप जरूर याद रखें, जयंती पटनायक जी थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। इस कारण आपको यह प्रश्न जरूर याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जयंती पटनायक जी को। और वर्तमान में कौन है? तो रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा जी जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में हैं। और महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उनकी केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो यहां पर इनके प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, साथ ही साथ रसायन मंत्रालय की बात कर ले मित्रों, तो ये कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं ये वर्तमान में रसायन मंत्री, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री कौन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी। यहां एक संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है नीति आयोग के बारे में, तो आपको जरूर याद रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। किसके स्थान पे? तो आपको याद रखना है योजना आयोग के स्थान पे किसका गठन किया जाता है? नीति आयोग का गठन किया जाता है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण अभियान है, जरूर आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा है लाइफ अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो लाइफ अभियान जो है ये गुजरात राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अभी हाल ही में इन आवर लाइफ टाइम अभियान कहां से प्रारंभ किया गया है? तो भारतीय जो पर्यावरण मंत्रालय है, भारतीय पर्यावरण मंत्रालय, साथ ही साथ यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन आवर लाइफ टाइम अभियान प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में पर्यावरण के प्रति उत्सुकता जाहिर करना या उनकी रुझान
पर्यावरण के प्रति आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये दोनों अभियान भी आपको याद रखने हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, हाल ही में हरियाली योजना प्रारंभ की जाती है। कहां से प्रारंभ की जाती है? तो दिल्ली से प्रारंभ की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना या पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में यहां से जरूर प्रश्न बनने की संभावना है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। आइए देखें, यहां एक पिक्चर के माध्यम से दिया गया है। रेखा शर्मा वर्तमान अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में आर्टेमिस मिशन 1 प्रारंभ किया गया है? अब यह चर्चा में भी खूब रहा है, तो आपको जरूर याद रखना है आर्टेमिस 1 मिशन किसका है। तो विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा चीन। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है मित्रों? तो नासा है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करें आर्टेमिस मिशन के बारे में, तो आप ध्यान रखें, यह चंद्रमा मिशन है। कौन है? चंद्रमा मिशन है। और चंद्रमा पर पुनः मानव ले जाने का उद्देश्य से नासा के द्वारा आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? तो 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक प्रश्न जरूर याद रख लेना है स्टैटिक जीके के रूप में, कि जो पहला चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे, तो आपको जरूर याद रखना है उस मिशन का नाम। तो नासा के द्वारा ही अपोलो मिशन के द्वारा जो कि 1969 ईस्वी में किया गया था, इसके द्वारा अपोलो मिशन के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया था। और पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जो हैं ये पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले। अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको यहां याद रखना है यूरी गागरिन जो थे, रूस के थे। ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के रूप में कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत के भी पहले व्यक्ति को जान लें तो यह भी बहुत अच्छा होगा। और परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा जी जो थे, ये अंतरिक्ष में भारत की तरफ से पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और कब? 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हाल फिलहाल के दिनों में कुछ प्रक्षेपण जो चर्चा में रहे हैं, अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि समय भले ही लग जाए, लेकिन आप यकीन मानिए 40 मिनट के अंदर जो पिछला करंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक जेके का प्रश्न है, वो सारा रिलेट कर पाना और उनको रियलाइज कर लेना, ये बड़ी बात होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसी क्रम में हम देखें, हाल ही में रीसेट चर्चा में रहा है, जो कि जाकार्ता, इंडोनेशिया के जाकार्ता में निष्क्रिय हो गया है। इसे किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? और इसे आकाश की आंख के नाम से भी जाना जाता है। यह दूर संचार से संबंधित है, आप यह भी ध्यान रखेंगे। तो इसे PSLV C12 द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें PSLV C25 के द्वारा MOM मास ऑर्बिटर मिशन, इसको भी इसरो के द्वारा निष्क्रिय घोषित किया गया है। और यह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में। यहीं से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, PSLV C52 2022 का पहला EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। और 14 फरवरी को इसे प्रक्षेपित किया गया था। अगर हम बात कर लें, हाल ही में चर्चा में रहा PSLV C53, तो इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह
पुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था, तो आप जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में आपको याद रखना है जीसैट 24 ये एरियन 5 के द्वारा फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया, और कोरू के फ्रेंच गुयाना से, और इसी को टाटा को लीज पर दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है और जो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसका संयुक्त कार्यक्रम एक है, उसका नाम क्या रखा गया है? निसार। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, निसार आने वाली परीक्षाओं में जरूर छपने वाला प्रश्न है कि निसार प्रोग्राम जो है किन किन के सहयोग से या किन का सहयोग से बनने वाला उपग्रह है। तो ये निसार जो है ये यूएसए की नासा, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसरो की पहल है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है होप मिशन ये यूएई का चंद्रमा मिशन है। क्या है? यूएई का चंद्रमा मिशन है। साथ ही साथ राशिद रोवर किस देश के द्वारा भेजे जाने की घोषणा की गई है? तो यूएई के द्वारा भेजे जाने की घोषणा की गई है, यह भी ध्यान रखना है। और नासा का ही एक पॉपुलर उपग्रह रहा है परसिवरेंस, जो कि मंगल मिशन रहा है, इसको भी आपको भूलना नहीं है। इसी क्रम में 2 और प्रश्न ध्यान रखेंगे। नूरी किसका उपग्रह है? तो ये दक्षिण कोरिया, किसका मित्रों? दक्षिण कोरिया का। और यहीं अगर पूछ लिया जाए नूर, तो आप ध्यान रखेंगे ईरान का। किसका? ईरान का। तियानबेन फर्स्ट किसका उपग्रह है? तो ये चीन का उपग्रह है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये उपग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको रिकॉल रखने हैं, याद रखने हैं। और इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं आपके प्रश्न जो हो इनसे फंस जाए या इनसे ही संबंधित हो, और आप जब परीक्षा में बैठे तो अपना 100% सही आंसर देके ही आए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, किसको आपको याद रखना है? आर्टेमिस फर्स्ट। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है, उसका नाम क्या है? तो फाल्कन 9 है, जो कि किसका है? स्पेसएक्स का है। और स्पेसएक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कला संस्कृति की दृष्टिकोण से जब भी प्रश्न बनेंगे तो ऐसे प्रश्नों की छपने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी। देखिए पहला दिया गया है विल स्मिथ, दूसरा जैन कैपियन, तीसरा कार्लोस सोरा, और चौथा जो दिया गया है लीज ट्रेस। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। अब आइए कुछ जानकारी सत्यजीत रे से संबंधित और इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट के रूप में देखें तो देखिए दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कार्लोस सोरा को। ये किस देश से हैं? यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये स्पेन से है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा था यूएस ओपन टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है अंतिम चौथा, उसके विजेता के रूप में कौन रहे हैं? सबसे कम उम्र के तो कार्लोस अल्कराज रहे हैं। वो भी किस देश से संबंधित थे? स्पेन से। अब अगर हम बात करें यहां तो हाल ही में 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया जाना है। यह कहां किया जाएगा? तो यह हमेशा गोवा में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस पुरस्कार से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सोरा को, जो कि स्पेन से संबंधित हैं। ये निर्माता, निर्देशक, साथ ही साथ अभिनेता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर हम बात करें सत्यजीत रे की तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अभी तक की भारतीय फिल्मों में सबसे पॉपुलर या सबसे अच्छी फिल्म के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो पाथेर पंचाली को चुना गया है। और खास बात यह है कि इसके निर्देशक कौन थे? तो सत्यजीत रे जी थे। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यजीत रे को
भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हाल ही में 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है और याद रखें कि यह 2020 के लिए कहा गया है। अगर हम बात करें बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है तो आप ध्यान रखेंगे रणवीर सिंह को। और फिल्म क्या है? 83। कौन सी फिल्म दोस्तों? 83। अगर बात करें अभिनेत्री की तो कीर्ति सेनन। कौन है? कीर्ति सेनन है और इनकी फिल्म क्या है दोस्तों? मिमी जो है इनकी फिल्म है। अगर हम यही बात करें 68वें राष्ट्रीय फिल्म, ध्यान रखिएगा दोनों को मैच जरूर करा के ही लिखिएगा। 57वां फिल्म फेयर, ध्यान रखिएगा 58वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगर फिल्म पुरस्कार की बात करें तो यहां पर बेस्ट अभिनेता के रूप में अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया। अजय देवगन की फिल्म तानाजी अनसांग वॉरियर है और सूर्या की सोरूरू पुट्री के लिए दिया गया है। और अभिनेत्री के बारे में बात करें तो अपर्णा बाल मुरली जो कि सोरारई पुट्रू के लिए यह पुरस्कार बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है ऑस्कर का क्रम क्या था दोस्तों? तो क्रम 94वां था। कौन सा? 94वां। इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो यूएसए के लॉस एंजल्स में किया जाता है। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही? कोडा रहा। कौन रहा? कोडा रहा। और यहां बेस्ट अभिनेता कौन रहा? तो आप ध्यान रखेंगे विल स्मिथ बेस्ट अभिनेता रहे और निर्देशक के रूप में जैन कैपियन रहे और अभिनेत्री के रूप में जेसिका चेस्टन रही। साथ ही साथ आपको याद रखना है बाफ्टा पुरस्कार के रूप में और कांस फिल्म पुरस्कारों के रूप में। तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डाग रहा और कांस फिल्म में भी द पावर ऑफ द डाग रहा। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। किसे? आशा पारेख। कौन मित्रों? आशा पारेख को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और इसी क्रम में आप याद रखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कारों से संबंधित सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो देविका रानी जी को सम्मानित किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल शील्ड योजना को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए पहला दिया गया आसियान, दूसरा दिया गया नाटो, तीसरा दिया गया WHO, चौथा जो दिया गया है ये G7। कौन है? G7 है। अगर हम बात करें यहां सही कौन सा होगा तो हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा, ग्लोबल शील्ड योजना। सबसे पहले ये जाने कि ग्लोबल शील्ड किसकी पहल है? तो G7। किसकी मित्रों? G7 देशों की पहल है। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य साफ यह है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्या आती हैं? प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं इनसे निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें जैसे सूखा हो गया, जैसे बाढ़ की स्थिति हो गई, जैसे जंगल में आग की स्थिति हो गई, साथ ही साथ तूफान की स्थिति हो गई और अन्य बीमारियां जैसे अभी हाल ही में कोविड से भी उभरा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे उबरने के लिए G7 देशों की पहल है। उसका नाम क्या रखा गया है? ग्लोबल शील्ड योजना। इस योजना के आधार पर जिन देशों में इन सारे प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखा जाएगा तो वहां पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की जो घोषणा है वो G7 देशों के द्वारा की जानी है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि इसका शुरुआत कहां से किया गया है तो COP27 के आयोजन में एक आयोजन कहां हो रहा है तो ये मिस्र में हो रहा है। कहां हो रहा है? मिस्र में। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा जो है मित्रों ये इसकी राजधानी के रूप में है। अब अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि क्या भारत G7 देशों का सदस्य है तो आपका जवाब होना चाहिए G7 देशों का सदस्य भारत नहीं है। और जो 2022 का G7 देशों की बैठक बुलाई गई थी ये कहां आयोजित किया गया था? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अन्य विकल्पों के बारे में भी ध्यान दें। अगर आसियान की बात कर ले मित्रों तो इसका गठन जो है 1967 ईस्वी में किया गया था
और इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, यहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। और यहां पर नवीनतम सदस्य देश के रूप में कौन देश जुड़ा है? तो तिमोर लिस्ते जो है ये नवीनतम सदस्य देश के रूप में किसमें जुड़ा है? आसियान में। आसियान देशों की संख्या पहले कितनी थी? 10 थी, और तिमोर लिस्ते के जुड़ने से इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अगर हम बात कर लें हाल ही में नाटो से भी आपको ध्यान रखना है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में नाटो का गठन होता है। इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। और 30वां सदस्य देश कौन है? तो उत्तरी मैसीडोनिया जो है ये नाटो का नवीनतम सदस्य देश के रूप में है। अगर हम बात करें WHO की, तो आप ध्यान रखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा। कहां है मित्रों? जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को होता है। और इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम है। और वर्तमान में अगर बात करें यहां WHO से संबंधित, तो यहां पर जरूर आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण संगठनों से संबंधित जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपको दिया गया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ COP27 जो है इसका आयोजन जो है इजिप्ट शर्म अल शेख जो कि मिस्र का, और इसे मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आप G20 देशों के बारे में भी ध्यान रखेंगे। G20 देशों की बैठक कहां बुलाई गई है? बाली में बुलाई गई है, जो कि इंडोनेशिया का शहर है। और इंडोनेशिया को द्वीपों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो जो है यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस संस्थान के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में डॉक्टर अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है? तो विकल्प हमारा दिया गया, पहला चुनाव आयोग, दूसरा पर्यावरण वन मंत्रालय, तीसरा नीति आयोग, चौथा सेबी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह नीति आयोग होगा। अब अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया जाता है। और ये योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वतः होते हैं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। और सीईओ को रूप में परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। अब यहां अगर हम बात करें कि नीति आयोग के ये जो सदस्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन है? तो वीके सारस्वत और वीके पाल, साथ ही साथ रमेश चंद्र और चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे अरविंद विरमानी जी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का सरकार का थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। और यहां पिक्चर भी आपको दिखाया गया है, किसका? या अरविंद विरमानी जी का पिक्चर दिखाया गया है, जो कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुने गए हैं। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? 25 जनवरी 1950 को। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन जी नियुक्त किए जाते हैं। और महिला के रूप में अगर बात करें तो रमा देवी को नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में है। अगर बात करें भाग कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे भाग 15 है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो 324, कौन? अनुच्छेद 324 मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरी
माधुरीपुरी बुच हैं। और आपको ध्यान रखना है सेबी का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी का गठन किया गया। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो शेयर जो है इसका निर्धारण करना या इसका नियंत्रण करना सेबी का मुख्य कार्य है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड ने अपना उच्च न्यायालय को कहां स्थानांतरित किया है। देखिए पहला दिया गया शिमला, दूसरा केदारनाथ, तीसरा दिया गया देहरादून, चौथा दिया गया हल्द्वानी। तो यह हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। उत्तराखंड राज्य ने अपना उच्च न्यायालय जो कि पहले कहां होता था, पहले नैनीताल में था, उसको कहां पर शिफ्ट किया है, हल्द्वानी में शिफ्ट किया है। इसी कारण यह चर्चा में भी है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अब अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। यह भी ध्यान रखना है। इसका स्थापना कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य के रूप में गठन किया गया था। इसी समय सन 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ झारखंड। कौन, झारखंड। आपको डेट भी याद रखना है, उत्तराखंड का 9 और छत्तीसगढ़ का 1, झारखंड का 15 नवंबर को गठन होता है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और आपको ध्यान रखना है नई शिक्षा नीति प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में बसा हुआ है, तो आप ध्यान रखें कुमाऊं हिमालय में बसा हुआ है। कौन, उत्तराखंड। अगर हम बात कर ले यहां उत्तराखंड से, तो आपको याद रखना है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप जरूर याद रखेंगे रितु खंडूरी को नियुक्त किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें यहां उत्तराखंड से, तो यहां विधानसभा की सीटें भी आप याद रखें। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 सीटें हैं। और हाल ही में चुनाव हुआ था, तो यहां पर बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो 47 सीटें बीजेपी के द्वारा प्राप्त किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारी है उत्तराखंड से संबंधित। यहां आपको ध्यान रखना है कि फूलों की घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। माना नीति दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो ये उत्तराखंड राज्य से है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट प्रारंभ किया गया। देखिए विकल्प दिया गया, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर भी सही होगा। मिजोरम में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट प्रारंभ किया गया। पहली बार पर्यटन मार्ट प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर यहाँ के जो हाथकरघा उद्योग है, व्यंजन है, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण की वस्तुएं हैं, इनको शामिल किया जाने का उद्देश्य रखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ के राजधानी क्या है, तो आइजोल जो है यहाँ की राजधानी है। साथ ही जोरांगथांग जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है, हाल ही में बांग्ला उत्सव का आयोजन किया गया। कहां किया गया, मेघालय राज्य में किया गया। और यह सूर्य की पूजा से संबंधित है या नई फसल की कटाई से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अमूर फाल्कन फेस्टिवल भी मनाया गया। कहां मनाया गया, तो मणिपुर में अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है रज महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो आप ध्यान रखें उड़ीसा में रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बात कर ले शिलांग महोत्सव की, तो इसका आयोजन कहां किया जाता है,
तो शिलांग महोत्सव का आयोजन जो है ये मेघालय की राजधानी शिलांग में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के नाम से जाना जाता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। कहां किया गया? तो नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाना है? तो आपको ध्यान रखना है गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाना है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा का संबंध कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। नामदफा नेशनल पार्क कहां स्थित है? साथ ही साथ पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और आपको ध्यान रखना है नागा पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से है। आपको ध्यान रखना है कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो नागालैंड में देखा गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। दे दिया गया है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2022 मिजोरम, जो कि कब से 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक का इसका आयोजन किया जाना है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में अब्बास मुतस्सिर का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से है? देखिए पहला दिया गया बास्केटबॉल खिलाड़ी, दूसरा क्रिकेटर, तीसरा फुटबॉल खिलाड़ी, चौथा समाज सेवी। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका संबंध बास्केटबॉल खिलाड़ी से था। और ये पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनको खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ये पहले बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। इसी क्रम में हाल ही में भारत के पहले मतदाता का निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो श्याम शरण नेगी था। और ये किस प्रदेश से संबंधित थे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। और इन्होंने कुल 34 इलेक्शन में अपने मत का प्रयोग किया है और 106 वर्षों में इनका स्वर्गवास हुआ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहीं पर साइरस मिस्त्री जो कि टाटा के सीईओ के रूप में थे और इनका भी कार एक्सीडेंट के द्वारा दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भारत के 21वें रक्षा मंत्री में सेवा दे चुके थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाल ही में शिंजो आबे जी का भी निधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इनको 2021 का पद्म विभूषण सम्मान, साथ ही साथ 2022 का नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनकी धर्मपत्नी को यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में एलिजा वेज द्वितीय का निधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और पहला एलिजा वेज द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। और ब्रिटेन के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को। और ब्रिटेन के सम्राट नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इन्हें जरूर रिकॉल रखें, याद रखें। ये आपकी सफलता में जरूर आपकी मदद करेंगे। यहां 2 शब्द और आपके लिए मोटिवेशनल कोट के रूप में लिखा गया है। मुश्किलें इंसान को मजबूर नहीं बल्कि उनके इरादों को मजबूत बनाती हैं। मतलब अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें और चैनल के प्रति जो आभार प्रेम बनाए रखे हैं सदैव इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।